नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में एक बार फिर से हंगामा, बवाल की तस्वीरें आ रही हैं और दरअसल ये तस्वीरें और हंगामा और बवाल, उसकी पीछे की वजह है राजशाही और हिंदू राष्ट्र की मांग। एक बार फिर से नेपाल में राजशाही की मांग उठ गई है, हिंदू राष्ट्र की वापसी की मांग उठाई जा रही है और इसे लेकर जो कुछ पार्टियां हैं, उन पार्टियों के नेता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पूर्व गृह मंत्री कमल थापा को गिरफ्तार भी कर लिया गया और घसीटती हुई जो तस्वीरें आई वो सबके सामने हैं। नेपाल की सड़कों पर लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सवाल है कि नेपाल में क्या हो रहा है? क्या फिर से राजा रिटर्न होंगे? क्या फिर से राजशाही की वापसी होगी, हिंदू राष्ट्र की वापसी होगी? और क्या ये सब इतना आसान होगा और ये बवाल कहां जाकर थमेगा? नेपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार देवेश झा जी। बहुत स्वागत है सर आपका। देवेश जी, जो तस्वीरें आ रही है सर, उसके बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है कि शायद ये प्रायोजित है या कुछ राजनीतिक पार्टी अपनी जो महत्वाकांक्षा है उसके लिए ये सारे प्रदर्शन कर रहे हैं, या वाकई नेपाल में एक आम जनमानस की आवाज उठ गई है कि नहीं, अब सब राजतंत्र ही ठीक है, राजशाही ही ठीक है और हिंदू राष्ट्र ही ठीक है? देखिए, नेपाल की राजनीति जो अभी हम संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र की व्यवस्था में देख रहे हैं, इसमें संसदीय व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होता है कि सत्ता और प्रतिपक्ष ये दो स्थिर रूप से रहते हैं। आप विश्व में कहीं भी देखें तो सत्ता और प्रतिपक्ष मिलकर के प्रायः सरकार नहीं बनती। लेकिन नेपाल की राजनीति में ये एक अनूठा प्रयोग यहाँ काफी दिनों से चल रहा है कि सभी पार्टियां सभी पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बना लेती हैं। यहाँ तक कि चुनाव के समय में जो गठबंधन बना होता है, उस गठबंधन से बाहर जाकर के जिसके विरुद्ध चुनाव लड़ा होता है, उसके साथ भी मिलकर लोग सरकार बना लेते हैं। तो इससे क्या हुआ कि एक प्रतिपक्ष की शून्यता की अवस्था बन गई है नेपाल में। कोई प्रतिपक्ष है ही नहीं। और जो प्रतिपक्ष दिखता भी है, जैसे अभी माओवादी आपको प्रतिपक्ष दिख रहा है जी। तो अभी अगर कोई सरकार परिवर्तन होता है तो फिर ये कांग्रेस या एमएलए के साथ ही मिलकर के फिर सरकार बनेगी। तो प्रतिपक्ष विहीनता की एक अवस्था है। ऐसे में क्या है कि सरकार से असंतुष्ट पक्ष या सरकार के द्वारा किए गए कार्यों का या निर्णयों का कोई वैकल्पिक अगर दूसरा किसी के समझ में कोई बात आती है तो वो फिर अपना पक्ष कहाँ रखे, उसकी आवाज कहीं नहीं निकलती। ऐसे में कहीं ना कहीं तो वो मुखरित होगी। और फिर एक हिंदू राष्ट्र का मुद्दा है जो शुरू से विवादास्पद रहा है कि नेपाल में किसी भी आंदोलन में हिंदू राष्ट्र के विरुद्ध में कोई मांग थी ही नहीं। और जब हमारा संविधान जारी हुआ तो सबसे बड़ी विषय ये है कि संविधान जारी करते समय संविधान में ही तत्कालीन जो अंतरिम संविधान था उसमें एक प्रावधान था कि संविधान जारी होने से, लागू किए जाने से पहले एक राय संकलन किया जाएगा, पूरे देश से राय संकलन किया जाएगा। और ऐसा माना जाता है कि 80% से अधिक लोगों ने हिंदू राष्ट्र के पक्ष में राय संकलन दिया था। नहीं, लेकिन ये क्या ये सार्वजनिक हुआ कभी कि 80% लोगों ने राय दी? वो पुलिंदा जिसमें वो राय संकलन करके रखा गया है, वो पुलिंदा खोला ही नहीं गया। अच्छा। इस पर कई बार प्रश्न उठे हैं, यहाँ तक कि नेपाली कांग्रेस क्या लगता है ये कुछ कौन लोग हैं सर? मैं समझना चाह रहा हूं, ये कौन लोग हैं जो इस सच को दबाना चाहते हैं, नेपाल की जनता की आवाज को दबाना चाहते हैं कि भाई नेपाल की जनता चाह रही है हिंदू राष्ट्र, लेकिन उस सच को दबा दो? अब इस विषय पर शुरू से विवाद रहा। जब संविधान जारी होने के बाद ये विवाद काफी जोर पकड़ लिया था, तो एक समय ऐसा आया कि संविधान जारी होने के समय के जो लोग थे, जैसे उस समय के तत्कालीन सभामुख थे सुभाष नेंगमांग या प्रधानमंत्री थे सुशील कोइराला, यहाँ तक कि उन्होंने भी इनकार कर दिया कि हमें भी नहीं पता ये कैसे हो। तो ये एक अजीब सी परिस्थिति है। अब क्या है कि इसको चलाना चाह रहे हैं, ये भी जितने दल हैं यहाँ पर वो इसको कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, इसमें तत्काल ही तुरंत कोई संशोधन नहीं करना चाहते। मुझे लगता है कि उनके मन में एक दुविधा है कि अगर किसी एक स्टेप में संशोधन किया तो फिर हो सकता है कई स्टेपों में संशोधन हो जाए और फिर धीरे धीरे सत्ता पर जो इनकी पकड़ है वो समाप्त हो जाएगी। तो ये एक माहौल यहाँ बनता जा रहा है।
नहीं, इसमें राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी जैसी पार्टी जो है, कमल थापा हैं और भी जो नेता हैं, उनका रोल, उनकी भूमिका क्या है और क्या उनके पीछे आप जनमानस को देख रहे हैं या आम जनता की आवाज कोई बन पा रहा है, कोई चेहरा बन पा रहा है, या फिर राजा ज्ञानेंद्र शाह हैं तो वो उम्मीद की एक नजर है या विकल्प के तौर पर बने हैं? नहीं, राजा स्वयं को ही विकल्प के तौर पर लाना नहीं चाहते। जहां तक मेरा अपना अनुमान है, मैं जो देख रहा हूं कि इसी विषय पर कई बार बहस हुई कि क्या राजा विकल्प हैं। तो राजा स्वयं, उनकी जो प्रस्तुति है, वो बार बार जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो वो इन दलों के साथ मिलकर के सहकार्य की बात कर रहे हैं, जबकि दल जो है वो उनके साथ सहकार्य करने को अभी तक उत्सुक नहीं दिखती। अब राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी की अगर हम बात करें तो यह पार्टी अपने स्थापना काल से ही संवैधानिक राजतंत्र के एजेंडे पर, ये विधानतः इसके अपने विधान में ही संवैधानिक राजतंत्र है, तो वो अपने एजेंडे पर काम कर रही है। कमल थापा जो अभी राप्रपा नेपाल नाम की एक पार्टी का नेतृत्व करते हैं, ये वास्तव में राप्रपा से ही जुड़े हुए व्यक्ति थे, अभी उससे बाहर है। हो सकता है फिर तो कल इनके बीच में सहमति हो जाए। तो ये एक जो संवैधानिक राजतंत्र पक्षधर पार्टी है, उनका ये आंदोलन अभी चल रहा है। लेकिन इसमें दो चीजें एक साथ चल रही है। जैसा मैंने आपको शुरू में कहा था कि कुछ लोग इसमें ऐसे हैं जो राजा और हिंदू राष्ट्र के पक्ष वाले हैं, कुछ ऐसे हैं जो हिंदू राष्ट्र के पक्ष में है। उन्हें राजा आता है तब भी होता है, नहीं आता है तब भी होता है, लेकिन हिंदू राष्ट्र चाहिए। तो अब देखना यह है कि ये मोमेंटम कितना आगे बढ़ेगा। नहीं, ये तो मेजॉरिटी किसकी है? मेजॉरिटी क्या हिंदू राष्ट्र वालों की है या राजशाही और हिंदू राष्ट्र दोनों चाहिए, उस वैसे लोग हैं? अब हिंदू राष्ट्र के विषय में तो हम देखें अगर, तो कांग्रेस में ही मेजॉरिटी अब हिंदू राष्ट्र के पक्ष में हो गया है। कांग्रेस के भीतर मैं आपको बताऊं कि अभी कुछ दिनों पहले जो महासमिति की बैठक हुई थी, जिसमें करीब 1600 प्रतिनिधि होते हैं, उसमें लगभग 1100 प्रतिनिधियों ने लिखित रूप से वहां दर्ज किया था कि पार्टी को अब हिंदू राष्ट्र का एजेंडा लेके चलना चाहिए। उस पर यह तय हुआ कि महासमिति की बैठक को में जो एजेंडा है, इसे केंद्रीय कार्य समिति में इस पर निर्णय लेंगे, जो अभी तक यथावत है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण घटना ये हुई कि नेपाली कांग्रेस के दो भ्रातृ संगठन, एक आपको डीएलए, डेमोक्रेटिक लॉयर्स एसोसिएशन, और एक पेशागत बुद्धिजीवी संगठन, जो मतलब जॉब से जुड़े हुए लोग हैं, उनका एक संगठन है। तो ये दो उनके सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है नेपाली कांग्रेस के, जिसने 7 प्रदेश में उनकी मीटिंग हुई थी और 7 प्रदेश से हिंदू राष्ट्र के फेवर में पार्टी। यानी आप देवेश जी, आप ये कह रहे हैं कि दो अलग अलग मुद्दे हैं, राजशाही और हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर जो मौजूदा सियासी पार्टियां हैं, उन पार्टियों में भी आवाज बुलंद हो रही है, भले ही वो राजशाही के पक्ष में ना हो, लेकिन वो चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने एक बार फिर से। हाँ, ये सही है कि हिंदू राष्ट्र के पक्ष में लगभग अगर आप आम जनता के बीच में अगर जाएंगे तो आपको ये मिलेगा कि हिंदू राष्ट्र होने में क्या समस्या है, क्योंकि अधिकांश लोग हिंदू राष्ट्र के पक्ष। तो फिर दिक्कत क्या है सर? यही तो मैं समझना चाह रहा हूं। फिर वो सच कौन दबाना चाह रहा है, या फिर इस तरह की राय अगर है, इस तरह की आवाज है, तो उसको दबाने की कोशिश क्यों हो रही है? इसमें मुझे ये लगता है कि ये राजनीतिक दलों के मन में ये एक दुविधा चल रही है कि ये मामला सिर्फ हिंदू राष्ट्र तक नहीं रहेगा, फिर इसमें साथ में गणतंत्र है, संघीयता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो इन्हें ये शायद दुविधा है कि अगर उन्होंने एक बार इसको धर्मनिरपेक्षता को हटाया और हिंदू राष्ट्र ले गए, तो हो सकता है ये मुद्दा फिर गणतंत्र को समाप्त करके राजतंत्र को ले आए, संघीयता को समाप्त करके फिर एक केंद्रीकृत व्यवस्था में रूपांतरित हो जाए। तो ये बहुत सारे विषय एक साथ न उठ खड़े हों। मुझे ये लगता है कि शायद इस दुविधा में पड़ गए हुए ये अभी जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं जो सत्ता संचालन कर रहे हैं, वो संभवतः इसी दुविधा में पड़े। ये कब तक दुविधा रहेगी? सड़कों पर ये कब तक आंदोलन चलता रहेगा? और आपका अनुभव क्या कहता है, क्या ये सड़कों पर आंदोलन एक सियासी तौर पर प्रायोजित हम इसे देखें, या आम जनता की भावना, आम जनता की आवाज भी अब धीरे धीरे बुलंद होगी और वो दिखने लगेगी? नहीं, ये मोमेंटम बढ़ रहा है। इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि चैत 15 गते का जो पहला राजावादी आंदोलन जो हुआ था, जिसमें थोड़ा सा हिंसा भी हुआ और सरकार ने कई लोगों पर
मुद्दा भी दर्ता किया, मतलब केस भी चला, उन्हें नियंत्रण में लिया गया और अदालत में उनके ऊपर विषय विचारणी है। तो ऐसा लग रहा था कि शायद अब ये आंदोलन दब जाएगा, लेकिन अभी जो ये जेठ 15 के बाद जो फिर शुरू हुआ है, ये उससे कहीं प्रखर है और कहीं जोरदार ढंग से ये आगे बढ़ रहा है। कल इसमें थोड़ा-सा कुछ नेताओं की जो कुछ देर के लिए उन्हें नियंत्रण में लिया गया, हालाँकि रात में उन्हें सबको रिहा कर दिया गया है। तो उनके साथ थोड़ा-सा अभद्र, अमानवीय व्यवहार भी हुआ है, जिसकी आलोचना भी हुई है। तो ये गति बढ़ रही है। ये गति बढ़ने के पीछे का मुख्य कारण हिंदू राष्ट्र है। लेकिन अब हिंदू राष्ट्र और राजशाही, ये दोनों फिर यदि यही रफ्तार रहा, यदि ऐसे ही चलता रहा, तो ये फिर एक दूसरे के पर्यायवाची न बन जाए, ये भी एक विषय हो सकता है। तो क्या विकल्प है सरकार के पास? केपी ओली साहब के पास विकल्प क्या है फिर? मुझे लगता है इतना जल्दी, इतनी आसानी से तो शायद ये लोग अभी तुरंत नहीं मानेंगे, इसमें कुछ समय लगेगा। लेकिन ये गतिशीलता बढ़ रही है, तो अगर ये ऐसे ही बढ़ता रहा, क्योंकि दल के भीतर भी ये प्रश्न उठना शुरू हो गया है, तो कुछ ना कुछ तो इस विषय में निर्णय तो लेना होगा, सरकार को समझदारी दिखानी होगी। चलिए, तो हिंदू राष्ट्र जरूर हिंदू राष्ट्र की मांग है बहुत ज्यादा, उसमें राजशाही की मांग जुड़ गई है, लेकिन राजा खुद को विकल्प के तौर पर नहीं सामने ला रहे हैं। ये आपने एक बड़ी बात कही है। मतलब सत्ता की कमान सियासी पार्टियों के हाथ में रहेगी, नेता के हाथों में नहीं रहेगी। ये जरूर है कि क्या राजा के नाम पर, राजा को हम आगे करके, राजा का चेहरा आगे करके सत्ता हम पीछे से चलाएं, ऐसी भी कोई व्यवस्था बन सकती है? नहीं, अभी अब मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का सक्रिय राजतंत्र के पक्ष में कोई माहौल बनेगा। कुछ लोगों की इच्छा हो सकती है, लेकिन राजा की सक्रियता में अब आम जनता उसके पक्ष में जाएगी, इसकी संभावना बहुत कम है। यानी हिंदू राजा राष्ट्र के का पक्ष में आप कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र के पक्ष में ज्यादातर जनता है, मेजॉरिटी है, सियासी पार्टियां भी हैं, और हिंदू राष्ट्र का जो एक की मांग है, वो सपना है, वो एक बार फिर से साकार हो सकता है। हो सकता है सरकार इसके दबाव में आ जाए और हिंदू राष्ट्र को लेकर कुछ फैसला लेना पड़े उसे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सर, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। देवेश जी, बहुत शुक्रिया आपका। और यकीनन नेपाल में ये मोमेंटम बदलता जा रहा है, लगातार मोमेंट जो आंदोलन का जो तस्वीरें आ रही है, वो कह रहे हैं कि अभी ये आगे और नजर आएगी इस तरह की तस्वीरें, और सरकार को दबाव में हिंदू राष्ट्र को लेकर फैसला लेना पड़ सकता है। और भी इसी तरह की खबरों के लिए आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।